अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आज कराची की अदालत ने मज़ार कायद बेहुरमती केस को खारिज कर दिया है। ये कहकर खारिज किया गया इस केस को कि इससे अदालती वक्त का ज़िया होगा। मैं आप लोग को याद करा दूं, क्योंकि टेलीविज़न की जो यादाश्त है बहुत कम होती है, तो पता नहीं आप लोगों को याद है कि याद नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान में हर रोज़ कुछ ना कुछ हो रहा है। ये वही मामला है जो कि एक टाइम पर नेशनल इशू था। ये वही मामला है मज़ार कायद बेहुरमती वाला, जिसके ऊपर हमने देखा कि सिंध हुकूमत वर्सेस फेडरल गवर्नमेंट नजर आई। ये वही मामला है जिसके अंदर हमने देखा कि मरियम नवाज, जो कि एक ऑपोजिशन की लीडर हैं, PMLN की वाइस प्रेसिडेंट है, उनके कमरे का, होटल का दरवाजा तोड़ा गया, उनके शौहर को वहां से अरेस्ट किया गया आधी रात को, या अर्ली मॉर्निंग भी आप कह सकते हैं, वेरी अर्ली मॉर्निंग। ये वही मामला है जिसके बाद ये लग रहा था और ये तासुर दिया गया कि जैसे एक बड़ा ही बहरान पैदा हो गया है। ये वही मामला है, ये वही केस है जिसके दौरान हमें पता चलता है कि जो IG है सूबे का, उसको उठाया गया और फिर ये गिरफ्तारी अमल में लाई गई। और ये वही मामला है जिससे हमारे लोग, अपेरेंटली हमारे बॉयज प्रिटी अपसेट। इफ्तिखार अहमद साहब मेरे साथ मौजूद हैं जी, सीनियर एनालिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। मुझे ज्वाइन किया है जी शौकत पराचा साहब ने, सीनियर एनालिस्ट हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। एंकर पर्सन भी है मोहसिन बेग साहब ने मुझे ज्वाइन किया हुआ है, सीनियर एनालिस्ट हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। तीनों मेहमानों को खुश आमदीद, अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। इफ्तिखार साहब आपसे आगाज़ कर लेती हूँ, सीनियरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और जिस तरह से आप तज्जिया देते हैं, आप ही से आगाज़ कर लेते हैं। इफ्तिखार साहब, ये जो इशू है वो नेशनल सिक्योरिटी का इशू बन गया था। आपको पता है सिंध पुलिस ने इसके ऊपर बड़ा शदीद रिएक्शन दिया, इकट्ठे छुट्टी पे चले गए। बिलावल साहब जो है वो माफिया मांगते रहे, बार बार ये कहते रहे कि जी हम बड़े शर्मिंदा हैं। पूरी इवेंट्स आपके सामने हैं। आज जब आपको ये सुनने में आया कि अदालत ने इस केस को खारिज कर दिया क्योंकि वक्त का ज़िया है, तो आप अपना ज़रा एनालिसिस सामने रखिए, क्या है, लोगों को बताइए कि इफ्तिखार अहमद साहब क्या सोच रहे हैं इस टाइम पर। बीनश, जिस वक्त ये वाक़या हुआ आप भी वहीं पे थी, मैं भी उसी शहर में था और हमारे आगे तो एक जुलूस लगा हुआ था जिसकी वजह से हमारे सारी गाड़ी भी लेट होती जा रही थी। हम होटल वक्त पे नहीं पहुंच पाए। एक जगह पे जाके इनका जुलूस चला गया कायद आज़म के मज़ार की तरफ और हम अपने होटल में चले गए। जब शाम को जलसा गाह में हम पहुंचे तो वहाँ पे खबर आई और मेरी खुद मुलाकात हुई। सफदर मेरे पास आया और सफदर ने मुझे बताया कि एक एजेंसी जो है वो उनको हर सूरत गिरफ्तार करना चाहती है। तो इस वाक़े की जब हमें इल्म हुआ स्टेज पर, तो कुछ दोस्त जो उन्होंने जाके चीफ मिनिस्टर ऑफ जो सिंध हैं वो स्टेज पे मौजूद थे, उनसे बात की जाके। तो चीफ मिनिस्टर ऑफ सिंध ने ये बताया हमें कि वो बहुत अंडर प्रेशर है और वो कुछ भी नहीं कर सकते, कोई मदद नहीं कर सकते। अभी तक FIR का बाकायदा इंदराज गालिबन नहीं हुआ था। फिर FIR का इंदराज भी हो गया, जो कुछ हुआ वो तारीख का हिस्सा है। अब मुद्दई चौंका मौजूद न था और वक्त ने साबित किया कि मुद्दई नहीं है। अगर मुद्दई ना हो और एक FIR दर्ज हो जाए तो उसको अदालत ने यही कह के खारिज कर देना था जिस बिना पे अदालत ने खारिज किया। हम लोग बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, बहुत ज़ेर बहस चीज़ आई कि मज़ार कायद आज़म का जो कानून है वो क्या है, उसका आर्टिकल 6 क्या है, 4 क्या है, 5 क्या। हमने सब लोगों ने अपनी अपनी जिद्दोजहद की, उसको अंडरस्टैंड करने की। किसी ने कहा ये तो बहुत खौफनाक बात हो गई है। हालांकि इससे पहले पता लगा, हमें वहीं पे कराची में थे तो हमें पता लग गया कि इससे पहले भी जुलूस वहाँ पे गए, खुद PTI का जुलूस वहाँ पे गया, इमरान खान साहब उसकी क़यादत कर रहे थे। लेकिन जिस अगले सुबह हम उठे तो हम तो हैरान रह गए कि रात क्या वाक़या सुबह क्या हो गया। और फिर सारा दिन जो एक्टिविटी होती रही वो अब भी उसका ऐनी शाहिद है और मैं भी उसका ऐनी शाहिद हूँ कि जो चीफ मिनिस्टर थे वो भी शर्मिंदा थे और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो रहनुमा हैं बिलावल भुट्टो वो भी इंतहाई शर्मिंदा थे और वो फेस करने को तैयार नहीं थे। मीडिया को भी नहीं फेस कर रहे थे और किसी को भी फेस नहीं कर रहे थे। उन्होंने टेलीफोन पर बात की मरियम से और अफसोस का इजहार किया। बाद शाम को जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो उसमें सब लोग मौजूद थे और फिर ये लोग मुझे याद है वो फिक्रा, किसी सहाफ़ी ने एक सवाल किया क्या आप सफदर अब जेल में रहेगा, तो मरियम ने जवाब दिया नहीं, सफदर मेरे साथ जाएगा और आप देखेंगे सफदर मेरे साथ ही होगा।
वो तो जुमला सबने था, फिर इंसाफ अगर आप मुझे थोड़ी तस्दीह करने की इजाजत दीजिए, जुमला था इकट्ठे आए थे इकट्ठे जाएंगे। जी आप कंटिन्यू करें। इकट्ठे जाएंगे। तो सवाल है कि मतलब इतना बड़ा क्राइसिस क्रिएट हो गया और आपने बड़ा सही लफ्ज इस्तेमाल किया और हमारे इंतहाई सीनियर मोहसिन बेग साहब बैठे हैं कि हमारी दोनों, तुम्हारी और मेरी दोनों की गाइडलाइन देंगे हमें। क्या ये लफ्ज मुनासिब नहीं था कि वफाक और सूबे के दरमियान इतना खिंचाव हो गया कि खुदा न खास्ता अगर उस वक्त कोई हमाकत किसी तौर पर भी सरजद हो जाती आईजी के स्टाफ से, और हो सकती थी क्योंकि उनको कोई पता नहीं था कि ले जाने वाले कौन है, उनका ओहदा क्या है, वो कहाँ से आए हैं। तो अगर खुदा न खास्ता को ऐसा इंसिडेंट हो जाता तो फिर क्या होता। बेग साहब से ही और हमें पूछते ये हैं, आपने बेग साहब का जिक्र हमें किया, मैं उनको शामिल करती हूँ। इफ्तिखार साहब मेरे साथ बने रहिएगा। बेग साहब, ये जो हमारी आदत है, सिर्फ इस मुद्दे पर नहीं, ये तो चलो एक मुद्दा सामने आ गया ना, बहुत बड़ा इशू था, बहुत बड़ा इशू था, मतलब सिंध की तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ जो हमने देखा। और इतने बड़े इशू के ऊपर ये जिस तरह से हम लोगों की आदत है फुर्तियां करने की, कि हर चीज के ऊपर हम इतनी फुर्ती दिखा देते हैं। भाई मरियम नवाज का होटल का कमरा तोड़ दिया, बाद में उसकी फुटेज भी आई, फिर हमने देखा कि वो सहाफी भी थोड़ी देर के लिए गायब हो गए, कहीं पे सैर पे चले गए थे, पता नहीं क्या हुआ। फिर वो हुआ कैप्टन सफदर साहब जो है उनको पूरी रात जो है वो गुजारनी पड़ी जेल के अंदर, वकीलों तक एक्सेस नहीं था, काफी मतलब मारा मारी हुई, काफी एक लाइक यू नो इट ऑल हैपेंड इन अ बैड टेस्ट बिटवीन द फेडरल गवर्नमेंट एंड ऑफ कोर्स बिटवीन द सिंध गवर्नमेंट एज वेल। तो ये जो ऐसी फुर्तियों का क्या फायदा होता है? मोहसिन बेग साहब जरा आप समझा देंगे। आज जब हमें अदालत बता रही है कि भाई हम तो ये केस सुन ही नहीं रहे क्योंकि इससे तो वक्त का ज़िया होगा और कुछ नहीं। देखिए इसमें बीनिश दो तीन चीजें हैं। इसमें जो पॉजिटिव पॉइंट है वो तो सफदर साहब के लिए है, वो सारा दिन एज ए हीरो मीडिया पे चलते रहे, सबको पता था ये केस जो है उसकी कोई अहमियत नहीं है और इससे पहले भी वाकयात वहाँ हो चुके हुए हैं। तो मैं समझता हूँ कैप्टन सफदर साहब के लिए वो 7-8 घंटे उनकी क्रेडिबिलिटी में इजाफा हुआ, पॉपुलैरिटी में इजाफा हुआ, उनके लिए बेहतर है। अब आ जाते हैं कि ये इंसिडेंट जो हुआ, कोई भी जी शूर आदमी, कोई भी थोड़ी सी अकल रखने वाला आदमी जिसको पता है कि इस केस में इट्स अ स्लैप ऑन द हैंड, कुछ होगा नहीं और 2-4 घंटे में उस शख्स की बेल हो जाएगी, जिसकी खातर आपने इतना बड़ा काम किया कि आईजी साहब को उठा लिया गया और होटल का दरवाज़ा तोड़ा रूम का। तो मैं समझता हूँ कि जिन लोगों ने ये काम किया, बज़ाहिर उन्होंने कहा जी वो इंटेलिजेंस से हैं, तो मैं तो हैरान हूँ कि वो किस इंटेलिजेंस से हैं, कि किस माइंड सेट के लोग हैं जिनको ये भी अंदाज़ा नहीं। आप ज़रूर कीजिए अपने ओपोनेंट्स को अरेस्ट कीजिए, केसेस बनाएं, लेकिन ऐसे बनाएं जिसमें 1-2 साल बेल ना हो और वो केस में खासा रगड़ा लगे। ये क्या हुआ कि 2 घंटे के लिए आपने ऐसा काम किया। जैसे इफ्तिखार साहब ने कहा कि जी आईजी के स्टाफ अगर कुछ कर देता, और मैं समझता हूं कि उनको करना चाहिए था, अगर ऐसी सिचुएशन हो तो आप स्टैंड डाउन नहीं करते, आप अनटिल के कोई हायर ऑफिशियल आए और वो आपको करवाए। आईजी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पोस्ट और उनका रैंक मैं समझता हूं कि जो ले जाने वाले थे उनसे बहुत बड़ा था और वो 30-40 हज़ार की फोर्स को, सिंध की को वो हेड करते हैं। आप इस तरह से फोर्सेस को डिमोरल नहीं कर सकते कि आप उनका मोराल ही बिल्कुल ज़ीरो पे ले जाएं और पूरी पुलिसिंग, और इसी वजह से आज तक हमारे यहाँ पुलिसिंग उस तरीके की हुई नहीं। वो बेचारे अपनी अथॉरिटी मनवा नहीं सकते, उनमें भी फ्लॉज हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन एक अदारा दूसरे अदारे को इस तरीके से कर नहीं सकता। ये बनाना रिपब्लिक नहीं है जिसको बना दिया गया है। और कोई शख्स अगर चाहे अपने ओहदे का या अपनी पावर का या अपने जो भी असला है या जो उसके पास गन है उसके पावर से आप अथॉरिटीज़ को इस तरीके से आगे नहीं लगा सकते। मैं समझता हूँ कि जितना भी कंडेम किया जाए इस सारे एपिसोड को उतना ही कम है, और ये खाली उनकी पोस्टिंग ट्रांसफ़र हो जाना मैं समझता हूँ काफ़ी नहीं है। उनको ऐसी सज़ा देनी चाहिए कि आज के बाद कोई शख्स, खासकर इतने जिम्मेदार अदारे का शख्स हो, उसको ऐसी हरकत करने की जरूरत ना हो। ठीक है, शौकत पराचा साहब, योर टेक ऑन दिस। इसमें तो कोई शक नहीं है कि जो उस दिन हुआ था वो किसी हवाले से भी सही नहीं था, और मेरा ख्याल है कि आज आपको भी ये इशू नहीं टेकअप करना चाहिए था, क्योंकि इशू तो सेटल उस दिन हो गया था जब कोर्ट ऑफ इंक्वायरी ने
अपनी रिपोर्ट जमा करवाई। जो वादा आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने किया था वो वादा पूरा किया, और उनको जो ऑफिसर्स थे ओवर जेलस ऑफिसर्स, उनको वापस भी बुला लिया गया, हटा लिया गया उधर रादर, और फिर एक और इंक्वायरी का भी डिपार्टमेंटल ऑर्डर कर दिया गया है। क्योंकि ISPR का जो उस दिन स्टेटमेंट आया था, जिसकी तरफ दोनों मेरे दोस्तों ने भी इशारा किया कि अगर उस दिन कोई खुदा न खास्ता क्लैश हो जाता, यानी ISPR ने कहा ना जिस दिन ये स्टेटमेंट दी, उसमें लिखा कि जिन लोगों ने मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट की बिटवीन टू स्टेट इंस्टीट्यूशंस, एक प्रोविंशियल सर्विस है, और आपने देखा कि वो बजाय इसके कि वो खुदा न खास्ता बगावत करते या बयानबाजी करते, उन्होंने अपना प्रोटेस्ट किया। वो छुट्टियां 4-4 महीने की अप्लाई कर दी सब ने, IG से लेके एक ASI तक। एक प्रोटेस्ट था, इसमें तो कोई शक नहीं है। और दूसरी तरफ से फिर टाइमली इंटरवेंशन की गई। COS कॉल्ड बिलावल भुट्टो जरदारी को ईगो का मसला नहीं बनाया। तो मेरा ख्याल है वो इशू अब हम फिर उसको कुरे दें, फिर कहें कि फलाने जाति की, फलाने जाति की नहीं। एक चीज मैं ऐड जरूर करना चाहता हूँ। ऐड कर ले, वरना मैं तो टॉपिक ही छोड़ने लगी थी, मैं तो आगे जलसों की तरफ जा रही थी। चले अब मुकम्मल नहीं, आप जरा सुन लें। जो चीज मिसिंग है ना इस लिंक में, जो मिसिंग है, हलीम आदिल शेख वो जाकर वो SHO को झाड़ रहे थे। हाँ, उन्होंने कहा मेरा भांजा है जिसने FIR करवाई है। अगर अफसरों को ओवर जेलस होने की बिना पर सजा दी जा सकती है, तो गवर्नर साहब का कोई किरदार था, कोई PTI की मकामी क़यादत का किरदार था, उनके भांजों का किरदार था। वो वफाक ने एक्ट करना था, वो हुक्मरानों ने एक्ट करना था, वो किधर गए? अगर सेक्टर लेवल पर रेंजर्स की हद तक एक्शन हो सकता है उनके खिलाफ, तो ये जो फुदक रहे थे उस रात, ज्यादा सारी रात वो चां करते रहे, उनके खिलाफ भी तो कुछ होता। क्योंकि जो दो इदारों के दरमियान मिसअंडरस्टैंडिंग वाली बात की गई बाकायदा ऑफिशियल एक रिलीज में, और ये दोनों दोस्त भी बात वही कर रहे हैं, और बड़ी सेंसिटिव बात है वो वाली। लेकिन ये है कि एक चीज रहती है, काश इस गैप को भी ब्रिज कर लिया जाता। एब्सोल्युटली, इस गैप को भी ब्रिज कर लिया जाता है। ठीक है, जलसे जो हैं वो जोरों शोर से जारी हैं। आज मरियम नवाज साहिबा ने मानसहरा में जलसा किया, 22 तारीख को PDM किया, पेशावर में जलसा है, और उसके बाद मुल्तान का जलसा है। ये वो 3 जलसे हैं जिसके ऊपर ऑपोजिशन कह रही है कि भाई ये तो होकर ही रहेंगे। लाहौर वाला जलसा भी दूर है, उसकी बाद में आकर बात करेंगे। लेकिन इन जलसों के हवाले से बात करेंगे। गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात के हवाले से मरियम नवाज साहिबा ने आज मानसहरा में खड़े होकर के क्या कहा, वो भी आपने सुना। इसके ऊपर भी हम अपने एनालिस्ट की राय जानेंगे। इस छोटे से वक्फे के बाद हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद जी आप लोग को खुशामदीद कहते हैं। वेरी ऑनरेबल जी मोहसिन बेग साहब, वेरी ऑनरेबल जी शौकत पराचा साहब, वेरी ऑनरेबल इफ्तिखार अहमद साहब मेरे साथ मौजूद है। इफ्तिखार अहमद साहब, शेख रशीद साहब कहते हैं गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात के हवाले से कि मुल्क की तारीख के सबसे शफाफ इंतखाबात हैं। अगर हम अपोजिशन की सुने और अपोजिशन की माने तो वो कहते हैं कि जी रियासती धांधली की बदतरीन मिसाल है गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात। आपकी राय में, आपके जो एक्सपीरियंस है उस लिहाज से आप गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात को कैसे रैंक करेंगे, स्पेसिफिकली जब आज मानसहरा में खड़े होकर आपने देखा कि मरियम साहिबा जो है वो क्या कह रही थी, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ऑलरेडी अपने एहतजाज को बारहा रजिस्टर करवा रहे गिलगित बल्तिस्तान से, वो वापस नहीं आ रहे, वो कह रहे मैं तो मसला हल करके वापस आऊंगा। बिनेश, ये जो वाकया हुआ है गिलगित बल्तिस्तान में हम सब के लिए अहमियत हासिल इसलिए रखता है कि 2023 में जो इंतखाबात होने जा रहे हैं और जिसके बारे में प्राइम मिनिस्टर ने गुज़श्ता रोज़ कहा है कि इंतखाबी इस्लाहात की बात की है, मैं समझता हूँ कि बहुत संजीदगी के साथ बाई पार्टीजन एक ऐसी अपना कमेटी बनाई जाए जो बहुत तफसील के साथ गिलगित बल्तिस्तान में होने वाली बद इंतज़ामी की जो वाक़यात हैं, जो हुकूमती वज़रा के रवैये हैं, जो अपना इलेक्शन के कवानीन की जो वायलेशन है, उन सब की स्टडी करके एक जामे रिपोर्ट तैयार करे। और मैं कैफिन से और फिर लेट वगैरह जैसी तंजीमों से अपील करूँगा आपके इस प्रोग्राम के वसातत से
कि ये मामला इसलिए अहमियत अख्तियार कर गया है कि इसके बाद अब इलेक्शन जो होने हैं वो जनरल इलेक्शन में, अगर आज हमें एक 23 सीटों के इंतखाबात के अमल पर इत्मीनान नहीं है, और जैसा आपने कहा कि मरियम बीबी ने आज वहाँ पे मानसरा में और बिलावल तो वहीं पे डटे हुए हैं, हाँ। अगर ये दो बड़ी पार्टी 23 नशस्तों वाली इलेक्शन को मानने को तैयार नहीं है, तो आइंदा आने वाले इलेक्शन में फिर क्या हाल होगा। तो ये बेहतर वक्त है कि सब लोग सिर जोड़ के बैठें और इन तमाम खामियों और कोताहियों जिसकी निशानदी तमाम फ्री कैंड कर रहे हैं। कल प्राइम मिनिस्टर ने इफ्तिखार साहब कहा तो था, टेलीविजन पर आए थे जब कल उन्होंने कहा इमरान खान साहब ने कि भैया हम इलेक्टोरल रिफॉर्म्स करते हैं, 3 चीजें उन्होंने बड़ी बड़ी कैटेगोरिकली बता दी। जी नहीं बिरिश, मैं उन इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के हवाले से बात कर रहा हूँ दोस्त। वो इलेक्टोरल रिफॉर्म जो करना चाह रहे हैं वो उनके जो कुछ दोस्त हैं उनके, जिनसे उन्होंने वादा किया था कि उन्होंने उनको पार्लियामेंट में लेके आना है, तो पार्लियामेंट में वो तभी आ सकते हैं, अब सेनेट के जरिए आ सकते हैं। तो सेनेट का इंतखाब मार्च में होने वाला है, तो उसको उनको सेनेट में लाने के लिए वो सेनेट के इलेक्शन के हवाले से कुछ कवानीन थोड़ी तब्दील करना चाह रहे हैं, वो और चीज़ है। मैं कुछ और बात करता हूँ, मैं अर्ज कर रहा हूँ कि बिना जो आप महसूस करती है, जो मैं महसूस करता हूँ, जो मोहसिन साहब महसूस करते हैं, जो फराज साहब महसूस करते हैं, जो मरियम महसूस कर रही है, जो बिलावल महसूस कर रहा है, हम सबके जो एहसास हैं और जो पीटीआई के जो दोस्त हैं, एंकर हैं और दोस्त जर्नलिस्ट हैं, जो वो महसूस कर रहे हैं और तबसरे कर रहे हैं, हम सब के जो चीज़ें हैं हमको इकट्ठा करके देखना चाहिए ईमानदारी के साथ कि किसने क्या क्यों किया। क्योंकि उसकी वजह ये है कि अगर यही रवैया रहा हमारा कि 23 नशस्तों पे भी हम इत्मीनान का इजहार न करें, तो आने वाले इलेक्शन में तो फिर क्या होगा, फसाद होगा गली गली महल्ले महल्ले, क्योंकि रवैये तो बहुत तेज और तीखे हैं। अब देखें अगस्त में इलेक्शन होने थे, अगस्त में इलेक्शन इसलिए नहीं किए गए कि एक पार्टी ने कहा हमारी तैयारी नहीं है, उस पार्टी की तैयारी मुकम्मल हुई। आप यकीन करें कि उसके वुज़रा ने, वफाकी वुज़रा ने जो बयानात दिए, अगर ये बयानात उसने हिंदुस्तान के इंतखाबात में दिए होते तो वो इलेक्शन के मेजॉरिटी सीटें जो थी डिसक्वालीफाई हो जाती और इन ऐलानात करने वालों को सजा होती। एक बात। दूसरी बात ये है कि क्या तरीकाकार अख्तियार किया जाए। इलेक्शन कमिश्नर जो कमजोर है, जब आप इलेक्शन कमीशन कमजोर मुकर्रर करेंगे तो फिर यही होगा, वो इस्लामाबाद में कुछ कहता है और वहीं पे गिलगित में जाके वो कुछ कहता है। फिर एक और इशू जो हमने देखा वो ये है कि लोगों को तोड़ लेना, तो वो तो अब चलेगा, वो कोई नहीं रोक सकता। तो मेरी गुजारिश ये है कि हमें लर्न करना है, इनसे लर्न करना है। और ये जो है ना बयानिया हार गया, बयानिया जीत गया, तो सारे जिसकी सीटें कम है और जिनको कम सीटें मिली हैं, बयानिया तो उनका हार गया ना। तुम आप क्या कहना चाहते हो कि जो आजाद उम्मीदवार उनका बयानिया जीत गया? यही कमाल है, आजाद उम्मीदवारों का बयानिया जीत गया और सियासी पार्टियों का बयानिया हार गया। तो अगर सियासी पार्टियों का बयानिया हार गया तो जनाब पीटीआई का ज्यादा बयानिया हारा, क्योंकि उनका बयानिया तो बहुत ताकतवर था, बड़ा पॉपुलर था, लोग पागल हुए फिरते हैं पूरे पाकिस्तान में उनके बयानी के पीछे। और इंसाफ मिल रहा है, चीजें सस्ती हो रही हैं, अच्छी गवर्नेंस हो रही है, नेपोटिज्म खत्म हो गई है, चोरों को पकड़ के जेलों में फेंका जा रहा है, मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस पे ग्रिप आ गई है, 120 दिन में इंसाफ मिल रहा है। तो लोगों को तो वालहाना तौर के ऊपर आके 23 सीटों पर उनको कामयाब करवा देना चाहिए था, अगर बयानी की डिबेट है। ठीक है, बयानी का मतलब नहीं है, हमें बदइंतजामी और इलेक्शन में कोताहियों पर को सामने रखते हुए संजीदगी से हम सब लोगों को इस पे अमल करना चाहिए और रिपोर्ट आपका पॉइंट आ गया आपका पॉइंट। इफ्तिखार साहब वापस आऊंगे आपके पास फाइनल कमेंट के लिए। मोहसिन बेग साहब, भाई ये किस तरह की जीत और हार है कि ऑपोजिशन का ये क्लेम है कि वो हार कर भी जीत गई। मरियम बीबी को आपने सुना होगा, बिलावल साहब उस दिन बड़े जज्बाती हो रहे थे, मैं एकदम से जरा परेशान भी हो गई कि इतनी जज्बाती, वो आधे गाड़ी से बाहर निकले हुए थे, आधे नहीं, मतलब बड़ा गुस्सा दिखा रहे थे। मरियम बीबी को आज आपने सुन ही लिया, वो तो ये कह रही है कि भाई इमरान खान को तो 3 दिन बाहर नहीं निकलना चाहिए था, जिस किस्म का उनका हालत हुई है इलेक्शन में। और वो कह रही है कि जी मुबारकबाद जो है वो मैं सिलेक्टर्स को देती हूँ, इमरान खान को बिल्कुल नहीं देनी। और ये किस तरह की जीत है कि खान साहब को वो कह रही हैं, हुकूमत को कह रही हैं कि भाई आप तो जीत के भी हार गए। जरा एक्सप्लेन कीजिएगा कि आपको लगता है कि इंतखाबात मैनेज हुए हैं, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हुई है गिलगित बल्तिस्तान में? देखिए जी, जो प्री पोल बरी काम होना था वो 2-3 महीने पहले हो चुका हुआ था, उसके रिजल्ट ऑलमोस्ट
प्लस माइनस यही आने थे जो आए हैं, क्योंकि उन्होंने जिन जिन लोगों को तोड़ के इधर से उधर और उधर से इधर करना था वो कर दिया गया। पीटीआई उस तरीके से एक फाल जमात नहीं है गिलगित बल्तिस्तान में जिस तरीके से पंजाब में या केपीके में है, तो उसमें लोग इंजेक्ट किए गए। अगर उनके कुछ छोटे मोटे लोग थे भी, उनको टिकट्स नहीं मिली क्योंकि जो विनेबल और इलेक्टेबल इधर उधर से पकड़े थे, खासकर नून लीग से, उनको वो टिकट्स दी गई। लोगों का रिएक्शन भी नजर आया। अब जहां तक बात है, देखिए ये दोनों बिलावल और मरियम बीबी ने पहली बार इंडिपेंडेंट कैंपेन चलाई और बड़े जोरों शोरों से चलाई, जलसे भी बड़े किए, लेकिन हमारे यहाँ जलसे और जुलूस और कैंपेन जो है वो मैटर नहीं करती। मैटर ये सारी चीजें कहीं और करती हैं, किसको जताना है और कैसे मनूवर करना है। वो हुआ, मुझे तो कोई ताज्जुब नहीं था। मेरे पहले भी मैंने जब इलेक्शन से पहले बात हुई तो मैं यही कह रहा था कि रिजल्ट इसी किस्म का आएगा। उनकी एक सीट थी, एक से वो 8 या 9 पे पहुंच गए, तो नेचुरली ऐसा तो नहीं हो सकता कि कोई इल्हाम आ जाए, कोई ना कोई शख्स पीछे से मनूवर करता है तो चीजें इस डायरेक्शन में गई। अब जहां तक बात है कि जी कौन जीता कौन हारा, मैं इस बहस में नहीं पढ़ूंगा। इंतखाबी इस्लाहात लानी इसलिए ज़रूरी है, जब तक आप अपना माइंडसेट चेंज नहीं करेंगे, इन्वॉल्वमेंट ख़त्म नहीं करेंगे, आप जितनी मर्जी इस्लाहात लें उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। यही काम होना है तो फिर इस्लाहात की क्या ज़रूरत है? आप ऐसे कौम का भी और अपना भी वक्त ज़ाया करेंगे। खान साहब के जहन में था कि मैं कुछ चेंज लाऊंगा, लेकिन मैं अभी देख रहा हूं कि वो भी उसी डगर पे चल पड़े जिस डगर पे पहले सियासतदान चल रहे थे। उन्होंने भी उसी बस का मजा लेना शुरू कर दिया है जिसमें पहले सवार थे सियासतदान। ये जो आपने अच्छी बात की, मुझे एक सप्लीमेंट्री क्वेश्चन करने की इजाजत दीजिए इससे पहले कि मैं पराचा साहब के पास जाऊं। आपने कहा कि जी मनूवर कर रहा होगा कोई, इल्हाम तो नहीं हो जाता, पीछे कुछ ना कुछ चल रहा होगा। जो लोग मनूवर कर रहे हैं, जो शख्स मनूवर कर रहा है या जो शख्स इल्हाम नहीं होने देता, क्या वो इस्लाहात होने देंगे? यही तो फिर मसला है कि इस्लाहात होना तो फिर एक दीवाने का ख्वाब है ना, कि अगर कुछ लोग इतने ताकतवर हैं कि वो गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शंस को मनूवर कर सकते हैं, वो कैसे इस्लाहात होने देंगे? इफ्तिखार भाई ने कहा कि इलेक्शन कमिश्नर उनका गिलगित बल्तिस्तान का बहुत वीक आदमी है। आप मुझे बताएं वो ताकतवर होता भी तो क्या कर लेता? तो उससे ऊपर भी जो ताकत रखने वाले हैं वो उसको हिलने देंगे? मकसद ये है कि आपने निज़ाम को और सिस्टम को बदलना है। इस्लाहात, कानून, सब चीज़ें मौजूद हैं। आपका कॉन्स्टिट्यूशन मौजूद है 73 का, आया उस पर अमल हो रहा है? ये मुल्क उस कॉन्स्टिट्यूशन के तहत चल रहा है? देखिए, इस्लाहात नहीं है, आपने लोगों को, अदारों को एक नए एक मुआहदे के साथ इनको अपनी लिमिट में रखिए। जिसका काम है उसी को करने दीजिए। हर शख्स वहां पे आके अपनी जोर आजमाई मत करे। और अगर इस्लाहात के लिए आप समझते हैं कि जी इलेक्शन फ्री एंड फेयर हो जाएगा, तो मैं अफसोस ही कर सकता हूं। मेरे ख्याल में तो ये जितनी मर्जी इस्लाहात करें कुछ नहीं होना, अनटिल कि उन लोगों को, उन अदारों को बावर करवाया जाए कि सिस्टम को अपने पांव पर खड़ा होने दें। एक दो इलेक्शन में गलती होगी, उसके बाद इलेक्शन बेहतर हो जाएंगे। पराचा साहब, अगर इतने ताकतवर लोग हैं, पराचा साहब सवाल जरा रखने दीजिए प्लीज, क्योंकि मुख्तलिफ सवाल है। मैं आपका एनालिसिस इलेक्शन ट्रांसमिशन में गिलगित बल्तिस्तान पर ले चुकी हूँ, लोगों ने देखा भी, लेकिन फिर भी आप जो कहना चाहते हैं जरूर कहिएगा। मेरे सवाल ले लीजिए। अगर ऊपर के लोग इतने ताकतवर हैं तो इस्लाहात नहीं हो पाएंगी, यही तो है। रिफॉर्म्स अगर नहीं हो पाएंगी, क्योंकि मसला यही है, इसीलिए तो एक तहरीक चल रही है मुल्क के अंदर। पीडीएम के एम्ब्रेला के तले जो है पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो जलसों पे जलसे कर रही है, अपनी तकारीर कर रही है, अपने कथासिस आकर के कर रही है। लोग वोट नहीं दे पा रहे। अगर मैनेज ही चीजें होनी है, अगर पॉलिटिकल इंजीनियरिंग ही होनी है, तो कैसे सिलसिला आगे बढ़ेगा? देखिए, पहले जो मैं कहना चाह रहा हूं ना वो सुन लें जी, कि मैं एक फॉरेन पॉलिसी को फॉलो करने वाला जर्नलिस्ट हूं। इंतहाई शर्म की बात है कि जो विजुअल्स हम श्रीनगर के हवाले से, जब भी वहाँ शैम इलेक्शन हुआ करते थे कि 2% आके लोगों ने वोट डाले, और हम यहाँ पर चलाया करते थे कि जी जाली इलेक्शन हुआ है, उसका नतीजा कोई नहीं तस्लीम कर रहा, प्रोटेस्ट हो रहा है वहाँ पर। वही चीज़ हमने अब गिलगित में, गिलगित बल्तिस्तान के हेडक्वार्टर में हमने, मीडिया ने दिखाई, पाकिस्तानी मीडिया ने, कि पाकिस्तान की 3-4 बार हुक्मरान जमात रहने वाली पीपल्स पार्टी
इसलिए प्रोटेस्ट कर रही है कि शैम इलेक्शन हुआ है, वहां पर वोट चुराया गया है और धांधली की गई है कि रात को उनका उम्मीदवार 400 वोटों से जीत रहा था, सुबह 202 वोटों से वो हार गया और फिर रिकाउंटिंग का भी कह दिया गया। तो शर्म आनी चाहिए बतौर कौम हमें कि हम इफ्तिखार साहब कह रहे हैं 23 सीटें, मैं कहता हूं टोटल 7 लाख वोटर्स, हम उन लोगों को 70 साल से हमने उन हकूक से महरूम किया जो बेसिक बुनियादी हकूक हैं कि उनकी कई रिप्रेजेंटेशन नहीं है, उनकी कई आवाज नहीं है। वो आबादी 60-70 लाख की आबादी का कोई सुप्रीम कोर्ट नहीं थी। आज हमारी सियासी जमातें साबित कर रही हैं प्रोटेस्ट करके कि हमारी रियासत ने उनको वोट का हक भी नहीं दिया, कि जिसके हक में वो वोट डालना चाह रहे थे उनका वोट छीना गया, चुराया गया। तो ये मकबूदा कश्मीर है या गिलगित बल्तिस्तान है? पहले तो मेरे सवाल का ये जवाब दिया जाए। और मैं आपकी ट्रांसमिशन में आया था, मैंने उस दिन भी आपसे गुजारिश की थी, मुझे याद है मैंने कहा था ये बड़ा सेंसिटिव इशू है, ये खुदा के लिए गंद ना डालें, यहाँ पाकिस्तान की जो सियासी गंदगी है वो गिलगित की लॉन्ड्री में मत धोएं। गिलगित बल्तिस्तान को वो जो सैंक्टिटी है उस इलाके की, उन लोगों ने अपना खून देकर पाकिस्तान में अपने आप को शामिल किया है। वो लड़े थे वहां, महाराजा की फोर्सेस के खिलाफ लड़े और उन्होंने हाथ बांधे इधर के हमें अपने साथ शामिल कर लें। ये वो लोग हैं जो सख्त सर्दी में वहां प्रोटेस्ट कर रहे हैं बैठ के कि हमारे वोट को चुराया जा रहा है। इफ्तिखार साहब, ये 23 सीटें नहीं है, ये सिर्फ 7 लाख वोटर्स का सवाल है कि 7 लाख वोट आए और उनका तकद्दुस भी आपने पामाल किया। दूसरी बात यह है कि हारने वाले अजीब बातें कर रहे हैं, वो कहते हैं कि पीटीआई की जीत नहीं है वहां पर, और जीतने वाले भी अजीब तरह से उन 10-9 को भी अपने साथ जीत में शामिल कर रहे हैं। मोस्टली जो आजाद उम्मीदवार जीते अभी आप निकाल लें, उनमें 90% वो हैं जो पीटीआई के उम्मीदवारों को हरा के आए हैं। उन्होंने पीटीआई के खिलाफ तकरीरें की, उन्होंने पीटीआई की जो पॉलिसीज हैं उनके खिलाफ तकरीरें की, वो आज़ाद हैसियत से जीते। आज पीटीआई उनको अपना शामिल कर रही है। अपोजिशन एक तरफ कहती है कि धांधली करके हमें हराया गया है, लेकिन पीटीआई जीती नहीं है क्योंकि आज़ाद जीते हैं। अब तीसरी बात जो अगली आपने इस्लाहात की बात की, मैं ब्रेक के बाद आके आपसे मुकम्मल जो है वो बात जानूंगी। एक छोटा सा ब्रेक लेने की इजाजत दीजिए। इट्स अ हार्ड ब्रेक, विल बी बैक इन अ बिट। वेलकम बैक जी। शौकत पराजा साहब, अपनी बात मुकम्मल कर लीजिए, फिर मैं फाइनल कमेंट्स इफ्तिखार साहब से लूंगी। जी फरमाइएगा, तीसरी बात आप क्या कहना चाह रहे थे गिलगित बल्तिस्तान? देखिए ना, जो इस्लाहात की आप बात कर रही हैं, मेरे दोस्त कर रहे हैं ना, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि आप लाख इस्लाहात कर लें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कहीं ना कहीं कभी आरटीएस फेल हो जाएगी, कभी कोई और मसला हो जाएगा, कभी प्री मैच्योर अनाउंसमेंट कर दी जाएगी। ये रियासत पाकिस्तान को फैसला करना है कि क्या इस मुल्क में आज़ादाना, मुनसफाना, शफाफ इलेक्शन अफोर्ड कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अगर उधर से फैसला नहीं होता तो फिर आप जो मर्जी कर लें। कभी ये देखें ना, नून लीग के आखिरी दौर में इस्लाहात का बिल भी तो पास हुआ था, पार्लियामेंट ने पास किया था, 11 मुख्तलिफ इलेक्टोरल लॉज को कंबाइंड करके। पर मसला वही है ना सर, फिर मुझे पॉइंट 1 पे वापस आना पड़ेगा। इफ्तिखार साहब, ये जिस तरह से मैं पराचा साहब से भी मैंने पूछा कि भाई अगर इतना एक पावर मशीनरी ऑन टॉप ऑफ द रियासत काम कर रही है, तो वही बेसिक सवाल है, इस्लाहात होंगे कैसे? जितने चाहे मर्जी ड्राफ्ट बना लें, जितनी चाहे मर्जी मीटिंग कर लें। जी इफ्तिखार साहब, देखिए बात यह है कि जिन दोस्तों के बारे में हम इस बदगुमानी का इजहार मुसलसल अब किए जा रहे हैं, मेरा ख्याल है उन दोस्तों तक हमारा पैगाम और हमारा मौक़िफ़ पहुंच रहा है। अब वक्त आ गया है कि उनको भी समझना चाहिए कि वो भी इस रियासत के इतने ही वारिस हैं जितने मैं, आप और मोहसिन बेग या अपना पराचा है। तो हम सबको मिलकर ये रियासत चलानी है। रियासत तभी चलेगी जब हर आदमी अपना अपना काम करे, और आईने पाकिस्तान में हमें तय कर दिया गया किसने क्या करना है। अगर वो इस पे नहीं मुतमिन तो फिर खुल के साफ कहें कि इस तरह की जो अंडर हैंड खेल है 70 साल से इस मुल्क में जारी, इसको ख़त्म कर दिया जाए। साफ कहेंगे हम नहीं मानते सिविल सुपरमेसी को, हमें पार्लियामेंट का नहीं मंजूर, हमें सेनेट नहीं मंजूर,
हमें सफाई समिति नहीं मंजूर, क्योंकि हम ना समझते हैं कि ये सब जाहिरों का टोला है और ये जोलाब मुश्तमल है, करप्ट लोग हैं। तो इन सब को खत्म करके हम एक नया निज़ाम लेके आना चाहते हैं। अगर नया निज़ाम लेके आना चाहते हैं तो डिबेट तो बताए ना वो नया निज़ाम है क्या। इस तरीके से बदगुमानियां पैदा करके हर 5 साल, हर 4 साल के बाद इस तरह की पीडीएम बनवा के, जलसे करवा के, जुलूस करवा के, लोगों को एजिटेट करके, लोगों को तैयार करके फिर घरों में वापस भेज देना, मेरी समझ में तो नहीं आ रहा हम कौन सा खेल खेल रहे हैं और इस सारे खेल का नतीजा क्या निकलना है। लेकिन आज जो लोग मानसरा में आए हैं, कल जो लोग पेशावर में आएंगे, जो मुल्तान में आएंगे, जो लाहौर में आएंगे, जो कोयटे में आए थे, जो कराची में आए थे, वो एक मैसेज लेके जा रहे हैं। अब वो मैसेज को अगर नहीं ट्रांसलेट होता देखेंगे आईनी तौर पे, तो उनके दिलों में फिर क्या बात आएगी, क्या फुकत रह जाएगी सारी सियासी क़यादत की जो उनके पास जा रही है, तकरीरें कर रही है और उनसे बात कर रही है। अगर ये सियासी जो ताकत है और सियासी क़यादत नाकाम है, नाअहल है, इसको ये जो कह रही है अवाम से जो बात कर रही है वो पूरी नहीं होनी है, तो फिर तो मजाक बन जाएगी रियासत। फिर क्या इनका कोई मुतबादल है? इनका मुतबादल तो फिर यही है ना कि आप खत्म करें सारे के सारे इस जमहूरी निज़ाम को। आई एम वेरी सॉरी, मैं बुढ़ापे में शायद कुछ पागल भी हो गया हूँ, मुझे अजीब सी बातें लगती हैं। 70 साल से हम लोगों को कहते हैं आगे वोट डालो, लोग वोट डालने आते हैं, जब वोट डाल के जाते हैं तो सुबह वो चीखते हैं कि हमने तो इनको इसको वोट नहीं, ये कैसे जीत के आ गए हैं। चलिए जी, let's pray कि sanity prevails. Sorry इफ्तिखार साहब, I have to wrap up. I have to close the show. I'm really sorry. तीनों मेहमानों को बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। आपसे फीडबैक की तवक्को है और आप लोगों से मुलाकात करेंगे इंशाल्लाह मंडे। फ्रेश शो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। लुक आफ्टर योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़।